डिफ्लेटिंग डॉलर वैल्यू क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब तो आपको पता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में किसी चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो जाए तो वो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। डिफ्लेशन ये होता है कि अगर कोई किसी चीज़ की प्राइसेस कम हो रही है तो ये वैसे डिफ्लेशन ज़्यादा आपकी जो है डेंजरस होता है कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल होता है। अगर आपकी जो है प्राइसेस कम हो रही हैं उससे फिर आपकी जो है जॉब्स भी कम होंगी, फिर आपका प्रॉफिट भी कम होगा, मतलब ये इकोनॉमी को ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है। Deflated dollar value is defined as follows: deflated dollar value is equal to dollar value into purchasing power of dollar one. अच्छा, ये परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर वन तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ये हमारे पास क्या होता है, ये देखें, इसका फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई करंट प्राइस इंडेक्स। ये इसका फार्मूला होता है। हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, और साथ डॉलर वैल्यू जो हमें गिवन होगी। अब उन्होंने एक एग्जांपल देके आपको बताया कि आप इससे कंस्ट्रक्ट करके देख लें, आपको ज़्यादा एग्जांपल से जो है एलेबोरेट हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल दैट सेल्स ऑफ फर्नीचर स्टोर रोज फ्रॉम 43 जो है 1000 इन 1978 टू 510,000 इन 1981, while furniture price index 1975 एज अ बेस। 1975 इसमें बेस है, 1978 से 1981 तक इसकी जो है प्राइसेस इस तरह से इंक्रीज हुई हैं। फॉर द corresponding years rose from 125 to 150। देन अब डिफ्लेटेड 1978 सेल्स किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह ऊपर आपको फॉर्मूला ये गिवन है। डॉलर वैल्यू, अब डॉलर वैल्यू यहाँ पे 43, ये 1978 की है आपके पास 435,000, आपने वो लिख लिया डॉलर। साथ उसके परचेजिंग पावर लिखनी है अब $1 की, इसकी जो है आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 125 गिवन है फर्स्ट, तो 125 जो है आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 100 आ जाएगा, जो हमने पीछे अभी देखा था। परचेजिंग पावर ऑफ $1 की फार्मूला था 100 डिवाइडेड बाई जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी। आप इसकी 1978 के लिए कैलकुलेट करें तो आपकी इस वक्त करंट वैल्यू 125 है। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट डिफ्लेटेड 1970 1981 सेल्स किया, तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी 510,000, आपने वो लिख लिया। 100 आपका आ जाएगा यहाँ न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 150 जो वैल्यू आती है वो लिख दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आगे 340,000 डॉलर। अच्छा, आप देखिए प्राइस डिक्रीज हुई है ना, यहाँ पे 348 था, यहाँ पे 340 हो गया, यानी कि 1978 की जो है निस्बत 1981 में जो है डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, डिप्रेशन हो गई है। नोट दैट एक्चुअल डॉलर सेल्स हैड अपेरेंटली हेल्थी इंक्रीज। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए ये 435 था और इससे 510 हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपका जो 1978 से 1981 में एक्चुअल उसमें इंक्रीज हुआ है। लेकिन डिफ्लेटेड डॉलर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा तो वो आपका बेसिकली डिक्रीज शो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है डॉलर वैल्यू क्या होता है? डिफ्लेटेड डॉलर वैल्यू देयरफॉर measures what the dollar value would have been if prices has remained constant. Consequently, deflated dollar value are often called constant dollar value. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप डॉलर वैल्यू को कांस्टेंट लेके डिफरेंट डॉलर को मेजर करें। पीछे तो हमने देखा था ना कि डिफ्लेटेड डॉलर हमने जो कैलकुलेट किया था वो कांस्टेंट नहीं था, तो उसमें आपकी अगर वैल्यू जो कम हो रही थी डॉलर की तो उसके मुताबिक आपने इनको कैलकुलेट किया था। यहाँ पे उन्होंने कहा कांस्टेंट डॉलर वैल्यू लेके फिर आपने कैलकुलेट करना होगा। कांस्टेंट डॉलर आर बेटर मेजर ऑफ रियल चेंज देन एक्चुअल डॉलर। एक्चुअल डॉलर में तो आपने देखिए कि वो प्राइसेस आपको बज़ाहिर तो लग रहा था कि इंक्रीज हुई है, लेकिन जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो वो डिक्रीज हो रही थी। तो वो कह रहे हैं एक्चुअल डॉलर की निस्बत आप रियल जो है मतलब चेंज देखना हो तो आप कांस्टेंट डॉलर से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट इसके बाद रियल वेजेस क्या है? डॉलर डिफ्लेटेड डॉलर वेजेस आर कॉल्ड रियल वेजेस। एक्चुअल डॉलर वेजेस आर द नंबर ऑफ डॉलर रिसीव्ड। रियल वेजेस measure how much of goods and services actual wages buy from time to time। अब इसमें बेसिकली जो है आपने मैंने आपको बताया था जब भी आप सीपीआई की बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसमें भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। अब अगर आप इन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे इसमें भी आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप रियल वेजेस के थ्रू भी बेसिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखें, सपोज दैट एवरेज वीकली वेजेस रोज फ्रॉम $240 टू $265। अब यहाँ पे देखें डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे पीछे आपके एग्जाम्पल में इंक्रीज हो रही थी। while the CPI rose from 188 to 207। अब ये जो CPI
जो है करंट वैल्यू ये भी 188 से 207 हो गई है। व्हाट हैपन टू द रियल वेजेस, जैसे हमने अभी एग्जांपल ऊपर की थी, सेम इसी तरह से इसको भी आपने कैलकुलेट करना होगा। आपने इस तरह से करना होगा, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 245 आपका साथ जो है डॉलर की वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 245 आ जाएगा इंटू साथ आपका जो है न्यूमिनेटर में 100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा यहाँ पे 188.4, ये जो पीछे फार्मूला था जो आपका डिफ्लेटेड डॉलर वाला, उसी को यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 130 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप जो है सेकंड के लिए 265 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये डॉलर की वैल्यू और 100 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 207.1, यहाँ पे 188 की जगह इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपका 128 समथिंग आ जाएगा। तो इसको आप 127 समथिंग आ जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके आप 128 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपका बेसिकली यहाँ पे भी ये जो है वैल्यू की जो डॉलर की वैल्यू है वो तो आपको शो कर रही है 245 से 265 हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफ्लेशन हो रही है, डिफ्लेटेड डॉलर वैल्यू हो रही है 130 टू 128 हो गया, यानी कि कम हो गया रियल वेजेस में। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है वैल्यू एडिड वेटिंग क्या होता है। हमने जो है जब बुक से पढ़ रहे थे तब भी देख लिया था कि वैल्यू क्या होता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू आपके पास होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी है, ये इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं, वैल्यू। अब वैल्यू एडिड वेटिंग क्या होता है आपके पास, बेसिकली ये है कि आप किसी भी जो है क्वांटिटी की अगर कोई वो निकाल रहे होंगे प्राइसेस, जैसे कि देखिए आपने सिंपल जो कैलकुलेट किया था उसी की तरह जो लेस पे था ना सिंपल, उसी तरह से आप ये कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडिड वेटिंग में भी। आप इसके जो है थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, और इसके फार्मूला बेसिकली वही है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा समीशन क्यू एन पी नोट। अब इसमें जो पी नोट है आपने इसको एज अ वेट लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं इसको, क्यू नोट पी नोट। ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिड वेटिंग। आप जो है कोई वेट असाइन कर रहे हैं इसको, और फिर इसके बाद आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। लेस बेसिकली जो आपका फॉर्मूला है लेस पे उसी तरह का है, लेकिन लेस पे में यहाँ पे प्राइसेस लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी ऐसे लेंगे और फिर उसके बाद आपने प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। इन एवरीडे लैंग्वेज द वर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी समटाइम्स आर यूज इंटरचेंजेबली। देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हम यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में, लेकिन जो है ना इसका बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होता है। बट इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। प्रोडक्शन मीन्स अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने कितनी प्रोड्यूस की है, उसकी अमाउंट क्या है, क्या आउटपुट की क्या अमाउंट आ रही है। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी देखिए हम किसी लेबर की या किसी भी चीज़ की हम मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है और जो आप उसमें इनपुट डाल रहे हैं उससे आप जो है प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं कि इस चीज़ की इतनी प्रोडक्टिविटी है। Thus, if 20 laborers had made 320 chairs in 40 hours, their production was 320 chairs. प्रोडक्शन तो सिंपल आ गया कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो 320 चेयर्स आ गया, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी आप कैसे मेजर करेंगे,
320 चेयर्स यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट आपने 20 लेबर्स लगाए और 40 आवर्स काम किया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि प्रोडक्शन वो होता है जो आपका आउटपुट आता है जस्ट, और जो प्रोडक्टिविटी है वो ये कि आपने जो प्रोड्यूस किया, मतलब जो आपका आउटपुट आया डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट में मतलब आपने जो लेबर लगाया, जितनी देर काम किया, वो सारा आप जो है कैलकुलेट इस तरह से करेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, in the last computation, the input factor was labor hour, and the resultant ratio is labor productivity. ठीक है, ये labor productivity कहलाएगी। Labor of course is only one of the several input factors. Others include money invested in plant equipment. अब यहाँ से भी आप इसको रीडिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। उन्होंने इंडेक्स बता दिया कि लेबर आर इक्विवेलेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट प्राइस प्रोडक्टिविटी आपको मतलब 400 शेयर्स होगी यहाँ पे उनकी, और 800 जो है लेबर आर्स ने काम किया, मतलब लेबर और आर्स उन्होंने दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बता दिया कि 800 लेबर आर्स है। इसको कैलकुलेट किया तो ये भी आपके पास 0.5 आ गई। सिमिलरली अगर आप बेस पीरियड की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने कह दिया 1000 लेबर आवर है और 400 चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। 400 आपका आउटपुट आ जाएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1000 लेबर आवर आ जाएगा। इसको भी आपने कैलकुलेट किया तो ये भी 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली वी कंप्यूट द सिंपल चेयर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ से ये देखिए करंट ईयर की भी हमने निकाल ली, करंट पीरियड की भी, बेस पीरियड की भी कैलकुलेट कर ली सेपरेट। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। वो हो जाएगा करंट प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय बेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको आपने और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैलकुलेट किया तो ये 125 आ गया। द इंडेक्स 125 मीन्स दैट आउटपुट ऑफ चेयर्स पर लेबर आर इंक्रीज 25%। ठीक है, करंट ईयर में जो है 25% इंक्रीज हो गया बेस पीरियड की रिस्पेक्ट। ठीक है, बेस पीरियड लेबर आवर्स 400 चेयर्स, करंट पीरियड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे उन्होंने ये रेशियो कैलकुलेट करके बता दिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग का। आपको पता ही है कि क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, और मार्केट जो है बास्केट ऑफ प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट जो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपके पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखिए, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम सीपीआई कहते हैं, जो कंज्यूमर के जो है पर्सपेक्टिव से सारी प्राइसेस आप इंक्लूड कर रहे होते हैं इसमें। और ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, इसमें आप जो है प्राइसेस को मेजर करते हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये डिफरेंस है कि आपने जो है प्राइसेस लेनी है प्रोड्यूसर के प्राइस उसके पर्सपेक्टिव से। कंज्यूमर में आपने जो प्राइसेस लेनी होती हैं उससे आप जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर, वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं कि कंज्यूमर ने ये इस चीज़ ये इतने में बाई की, ये इतने में बाई की, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो क्या इंडेक्स नंबर निकल रहा है। ये आपने देखने के प्रोड्यूसर के जो पर्सपेक्टिव से क्या प्राइसेस हैं इसमें। ठीक है, और ये जो बेसिकली है ये आपको इन्फ्लेशन के बारे में बेटर जो है इंफॉर्मेशन देता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है बेसिकली बेटर मेजर है फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, in 1902 the Bureau of Labor Statistics began publication of its wholesale price index based upon the price quotation for 220 commodities. In this 1978, some 10,000 prices were collected monthly and used to compute about 2,800 individual commodity price index. Various stage of processing क्रूड मटेरियल्स इन। अब देखिए आपने जो प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट अपने जो इनपुट की प्राइसेस लेगा, तो वो आ जाता है क्रूड मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल की, या फिर इंटरमीडिएट मटेरियल वो यूज़ करता है, या फिनिश जो गुड्स हैं उनकी, मतलब ये वो उसके पर्सपेक्टिव से आप वो कर रहा होता है। एंड अदर इंडेक्सेस, दीज इंडेक्सेस हैव बीन अप्लाइड एक्सटेंसिवली इन लॉन्ग टर्म contracts to reflect changes in the cost of material and can have substantial effect upon business and public policy. अब इसको आपने एक बार अपने जो है तो नेट से कहीं और से आपको डेफिनेशन मिलती है तो आप चाहे वहाँ से कर लें तो चाहे यहाँ से कर लें, आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सॉरी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो आपने करना है भैया। बेसिकली इसका फार्मूला भी यही होता है कि आपने करंट प्राइस लेनी है डिवाइडेड बाई बेस प्राइस लेनी है, और ये आपने जो बेसिकली आपको जो ये चेंजेस मेजर कर रहा होता है, इंडेक्स मेजर कर रहा होता है, ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कर रहा होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपने मेजर करना होता है कंज्यूमर के, फार्मूला इसका भी सेम ही है, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस बेस प्राइस। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, इसमें डेफिनेशन ही है मोस्टली, आपको बेसिकली ज़्यादा न्यूमेरिकल वर्क नहीं है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए आप।